तंत्र सार में भी लिखा गया है, और एक उपनिषद शायद, और एक उपनिषद था जिसमें लिखा था। और सबसे अच्छा लगा जो बृहदारण्यक उपनिषद, वहां पे मतलब अच्छे से जो वाइटल फोर्स है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है चैप्टर 5 में। मुझे बहुत अच्छा लगा वो। कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद, एक सेकंड। यस, चैप्टर 5। ओके, तो फिफ्थ हो गया, इन प्रेज ऑफ सत्य ब्राह्मण, हाँ, 5 और 6। चैप्टर 5। हाँ, मतलब वाइटल फोर्स को ही सब कुछ बताया गया है। इतने सारे एलिमेंट है लेकिन वाइटल फोर्स ही सब कुछ है उसका मतलब। मोरल हम्म। मतलब ऐसे एक सेंटेंस के मतलब क्या आ जाए तो वाइटल फोर्स के बारे में सब बताया गया है। नहीं, ये मतलब जो ये जो उपनिषद है ये तो खैर इम्पोर्टेंट है, इसमें तो खैर कोई डाउट ही नहीं है। मधु विद्या वगैरह सब इसी में ही दे रखा है, तो है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वाला पार्ट। बट मेन, अच्छा उस पर बाद में आते हैं। अच्छा, और क्या चीज आपने देखा इस टाइम फ्रेम में? और तंत्र सारा तंत्र लोग वो भी थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत पढ़ाई। तंत्र सार तंत्र, ओके, उसमें क्या पढ़ा आपने? उसमें वो प्राण अपाने के बारे में मतलब एक दूसरे पर्सपेक्टिव के मतलब ऐसे मतलब मैं सुना नहीं थी मतलब समझाया गया है। ओके। ये मतलब इनर एक्सेल जो ऐसे बोलते हैं उसके उससे अकॉर्डिंग नहीं, मतलब सम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। देखिए ऐसा है, मैं, एक सेकेंड, हमारे है ना, एक 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 टर्म यूज हुआ है, यूनिवर्स। जी। एक सेकेंड, हमारे एक टर्म है यूनिवर्स, ठीक है? जी। अब यूनिवर्स हम किसको कहते हैं? ये हमारा सोलर सिस्टम है। जी। तो ये सोलर सिस्टम में हमारे को जो है सन, मून और प्लैनेट्स और राहु केतु पता चलता है। जी। और पैरेलल हम बैठे हैं अर्थ के ऊपर, और इसके जी। पैरेलल हमें स्टार्स दिखते हैं। हर एक स्टार जो है वो एक सन होता है, ऐसा एक जी। अजम्पशन है। जी। पता तो हमें है नहीं कि ये क्या है। जी। और ये जितने भी हैं, इसके लिए एक टर्म आ गया जिसको कि हम यूनिवर्स कहते हैं। जी। इसके पैरेलल एक दूसरा टर्म आ गया, इसको हम कॉस्मोस कहते हैं। और ये जितने भी मतलब जो हमारा स्पिरिचुअल टेक्स्ट जो है उसमें जी। वेद है, उस
वेद के पैरेलल जो है तंत्र है, और इस वेद के जो बाइफरकेशन है उसमें से एक बाइफरकेशन जो है उपनिषद है। जी। उपनिषद में बात हो रही है क्रिएशन की। जी। ठीक है, मतलब आप जो कोई भी क्रिएशन देख रहे हैं, ठीक जी। है, तो मेरा सोलर सिस्टम है, गैलेक्सी है, मिल्की वे है, ये सारे जी। मेरे रियलाइजेशन है। तो जी। जैसे मैं मेरी बॉडी में सेल्स को देखता हूँ, जी। तो मैं अपनी बॉडी में अंदर जाता रहूंगा, फिर सेल के अंदर भी कुछ ना कुछ होगा। तो छोटे जी। से छोटा बिल्कुल माइक्रो में जाकर, और जी। बड़े से बड़ा मैक्रो में जाकर, मैक्रो में यूनिवर्स और कॉस्मोस हो गया, जी। माइक्रो में सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, जैसे हम इसको देखते हैं, तो सेल के अंदर भी और छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं। तो जी। एक को हम माइक्रो कह लेते हैं, एक को, तो जब मैं एक सेल को जी। एक सन से कनेक्ट करता हूँ, या सन जी। कहूँ या सोलर सिस्टम कहूँ, जी। तो एक पैटर्न बनना शुरू हो जाता है मेरे शरीर के अंदर, कि मेरे शरीर के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,202 ऐसे करके जो है मेरे शरीर के अंदर सेल है। तो मतलब एक नंबर है बेसिकली, जो बहुत बड़ा है, जो ह्यूमन बॉडी के लिए साइंटिफिक सिस्टम जिसको बोलता है उसमें 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। जी। तो ये हमारे यहाँ जो वेद पुराण में जो नंबर्स दे रखे हैं, और जो ये वाले जो हैं, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, ये इसमें कहीं कोई अभी तक का कोई बहुत मेजर कोरिलेशन नहीं पता किसी को भी। ठीक है, सिर्फ थ्योरीज है। हर एक व्यक्ति ने अपनी अपनी थ्योरी बता रखी है। जी। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा? हाँ। हाँ। एक थ्योरी है सबकी, एक मॉडल है। जी। मॉडल का मतलब क्या होता है कि जैसे आप क्लास में गए और बच्चों ने पूछा जी पृथ्वी गोल है, तो आपने एक ग्लोब निकालकर सामने रख दिया, देखो पृथ्वी ऐसी है। हाँ। ठीक है, तो ग्लोब जो जी। है वो क्या हो गया, मॉडल हो गया अर्थ का। मॉडल में और एक्चुअल में एक पैटर्न होता है जिसका कनेक्शन होता है, एक हम्म। रेशो प्रोपोर्शन होता है जिसका कनेक्शन होता है। उसमें लिखा होता है साइड में कि 1 किलोमीटर बराबर 1 इंच, या 10 किलोमीटर के बराबर जो है वो 1 इंच का मॉडल है ये। हम्म। ऐसे ही बनाएंगे ना, जो अगर कोई ग्लोब बनाकर आप अपनी टेबल पे रखेंगे, बच्चों को बताएंगे कि अर्थ हम्म। कैसी है, बोले अर्थ ऐसी है, इसका ये एक्सिस है, इसको ही हम हम्म। राहु केतु कहते हैं, ऑल दैट। तो हम्म। जब मैंने ये वाला पूरा पार्ट देखा, तो मुझे समझ में आया कि हर जगह एक मॉडल की बात हो रही है। अब क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स जो है वो लिविंग है। जी। लिविंग का क्या मतलब होता है? मीन्स इन एक्टिव फॉर्म, नॉट लाइक स्टेशनरी। लिविंग वैसे और किसको मानते हैं आप? which can grow or move. तो जब हम छोटे थे तो उसमें जिसमें ग्रोथ पैटर्न होता था, जो सांस लेता था, हम्म। ठीक है ना, तो जिसके अंदर एक लिविंग साइकिल थी, मतलब पैदा होता था, मरता था, हम्म। उसको लिविंग कहते थे। हम्म। और जिसमें ये पैटर्न नहीं होता था उसको नॉन लिविंग कहते थे। मतलब ये मैं तब की बता रहा हूँ जब मैं छोटा बच्चा था, और हम्म। स्कूल में जब हम 6ठी या 8वीं में जो है पहली बार जब वो साइंस पढ़ाई गई थी, 5वीं या 6ठी के तौर पे, तो उसमें सबसे पहले जो है साइंस में हमारे को जो है लिविंग और नॉन लिविंग पढ़ाया जाता था।
जी। ठीक है जी। अब ये जो जी। साइंस में हमारे को लिविंग और नॉन लिविंग पढ़ाया जाता था, तो हम जो है अर्थ को, स्काई को, एयर को, फायर को, वाटर को हम नॉन लिविंग मानते थे। हमें बचपन में ऐसे ही पढ़ा जाता था ना, ये जमीन है, मिट्टी है, ये सांस हम्म। नहीं लेती है, ये इसमें जान नहीं होती है, तो ये नॉन हम्म। लिविंग है। और हम्म। ये हम जो हैं, और ये जो कीड़े मकोड़े हैं, और ये जो सांप बिच्छू हैं, और ये जो पशु पक्षी हैं, ये सब लिविंग है। हमें ऐसे ही पढ़ाते थे ना, मतलब अगर आप पुराना रिकॉल करेंगे। हम्म। ठीक है, तो ये हमारा इनिशियल मॉडल था जब हमें स्कूल में साइंस पढ़ाया जाता था। और दूसरी तरफ घर में जब हमारे पूजा पाठ होता था, तो आपको याद होगा बचपन में एक पिक्चर आई थी, वो उसका नाम था कण कण में भगवान। जी। जी। आई थिंक वो दारा सिंह की थी या किसकी थी, मतलब कोई एक फिल्म में एक हीरो था, उसके पास एक शालीग्राम जी थे, वो उनकी पूजा करता था। और वो जब भी कभी खो जाते थे या कुछ थे, तो वो मतलब उसके अंदर वो ये मानता था कि इसमें प्राण है। हम्म। फिर प्रहलाद की स्टोरी थी, तो प्रहलाद के फादर उसको खूब मारते पीटते थे, तो वो बोलता था कि आप कुछ भी कर लो, हर कण के अंदर भगवान है। जी। याद है? अगर नहीं है तो गूगल कर लीजिएगा, ये पिक्चर है कण कण में भगवान। उसका हम्म। मतलब सिर्फ ये था कि हर एक पार्टिकल जो है, जी। हम सेल को तो लिविंग मानते हैं, बट जी। हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल विजडम प्रैक्टिसेस जो थी, उसमें हर एक पार्टिकल को भी लिविंग माना गया है। जी। तो नॉट ओनली सेल इज लिविंग बट पार्टिकल जी। इज ऑल्सो लिविंग। हम्म। तो अगर हर एक सेल में हम एक लिविंग एंटिटी मान रहे हैं, तो 100 ट्रिलियन सेल्स जो हैं, वो 100 ट्रिलियन लिविंग एंटिटीज का एक कॉम्बिनेशन होगा, क्यूमुलेटिव हम्म। होगा उसका। हम्म। अगर एक पार्टिकल जो है उसके अंदर कोई इंटेलिजेंस है, तो जो पूरे ब्रह्मांड में, मतलब यूनिवर्स इज जस्ट अ मैटर, यूनिवर्स या कॉस्मोस जो है इज जस्ट अ मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस, कि मुझे कितना हम्म। पता है। हम्म। तो वेस्टर्न सिस्टम जो है वो अपने आप को यूनिवर्स और कॉस्मोस के लेवल पर लेकर जाता है। ईस्टर्न ट्रेडिशनल सिस्टम जो है वो ब्रह्मांड की बात करता है। हम्म। ब्रह्मांड टर्म जो है वो अपने आप में लिविंग है। इसके अंदर दो पार्ट हैं, एक पार्ट को कहते हैं ब्रह्म और दूसरे को कहते हैं अंड, एग। हम्म। जी। हम्म। नाउ एग का मतलब ही लिविंग है। हम्म। अगर किसी भी टर्म के साथ में आपने एग जैसा टर्म यूज करा है, तो उसका मतलब हम्म। तो लिविंग हो गया ना। तो जब जी। आप उपनिषद पढ़ते हैं, तो इस लिविंग के बारे में या इस ब्रह्म के बारे में हर एक जी। व्यक्ति ने अपनी थ्योरी लिखी है। जी। और वो थ्योरी को बताने वाले जो लोग थे, जिनके बारे में हमारे यहाँ ये पूरा सिस्टम बात करता है, वो जी। थ्योरी के बारे में बात करने वाले जो लोग थे, उनको हम कहते थे ऋषि। ठीक है। जी। तो ये जो ब्रह्मांड था, इस ब्रह्मांड को ये बोला गया कि इसके तीन पार्ट हो गए। एक ये ब्रह्मांड का कंप्लीट स्वरूप, एक ब्रह्मांड का पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और एक ब्रह्मांड का पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। जी। ठीक है। तो इसके पीछे जिसने इसको जानने के रहस्य को समझने के लिए गया, उसका नाम बोला गया ऋषि। जी। ये पहली बार मैंने षटकोण का श और शहद वाले श का फर्क जो देखा था, ये जी। तब देखा था।
ऋषि में हम्म। ये री है और ये शी है। हाँ। यहां पर ऋषि नहीं लिखा हुआ, नहीं। शहद वाला शाह नहीं है, षटकोण का शाह है। हाँ। तो मुझे पता चला कि षटकोण का शाह एक वैल्यूएबल टर्म है, जी। क्योंकि वो रिसर्च से कनेक्टेड है। जी। मैं लेमैन टर्म्स में ही बात कर रहा हूं, मतलब मेरा हाँ। मतलब ये हाँ। नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस पे जाऊं। हम्म। भाई, आपका नाम क्या है? जी। आपका नाम क्या है? चिन्मय। तो अगर किसी ने आपका नाम रखा है, जी। तो वो क्यों रखा है? उसके अंदर कोई ना कोई नाम के साथ में कोई ना कोई रूप अटैच होगा, कोई ना कोई गुण होगा, कोई ना कोई कर्म होगा। जी। इन सब चीजों में आपस में कोई ना कोई संबंध होगा। जी। उसके बाद किसी ने नाम रखा होगा ना। जी। तो आपका नाम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, रूप प्रॉपर्टी मान लेते हैं, गुण प्रॉपर्टीज को ही कहते हैं, कर्म एक्शन को कहते हैं, और संबंध रिलेशनशिप को कहते हैं। जी। तो जो कोई भी आपके बारे में जानना चाहेगा, उसको ये सारी चीजें ढूंढनी और देखनी होगी। कल को जी। आपके बच्चे बोलेंगे, आपके बच्चों को क्या नाम है? देवेश एंड तेजस। हाँ, इनका ये नाम आपने क्यों रखा? रीजन मतलब अल्फाबेट वो बोले तो उसी पे रखे थे। दैट्स इट। तो ये अल्फाबेट जो है, ये किससे पता चलता है? जन्म के नक्षत्र से पता चलता है। जी। प्रत्येक नक्षत्र के चरण के तौर पे जो बच्चा पैदा होता है, उसका एक अल्फाबेट होता है। जी। उस अल्फाबेट के बेसिस पर वो नाम रखा जाता है। जी। पर ये क्यों होता है? और ये अल्फाबेट ही उसी का अल्फाबेट है, ये कैसे प्रूव होगा? अगर कोई बच्चा अश्विनी प्रथम चरण में पैदा हुआ, जी। तो उसका नाम चू से रखा जाएगा। जी। द्वितीय चरण में तो चे, तृतीय चरण में तो चो, चतुर्थ चरण में तो ला। ऐसे ही रखेंगे ना नाम, चरण वाइज। हम्म। हम्म। अश्वनी के ऐसे करके चार चरण चलेंगे, चूचे चोला लीलू ले हाँ। लो, ऐसे करके हर एक नक्षत्र और चरण के तौर पर ये अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। ये कहाँ से आया ये पॉइंट? मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? हम्म। तो हमारे पास एक होती है अजम्पशन, और जी। एक उस अजम्पशन से रिलेटेड साइंस होती है। जी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पूरे सिस्टम में पूजा पाठ जो है, उसको साइंस कोई नहीं मान रहा। हम्म। ठीक है, हमने पूजा करी, घंटी बजाई, शादी ब्याह हुआ, ऋषि का नाम बोला, गोत्र बताया, और शादी कर दी। अग्नि के जी। साथ फेरे ले लिए, काम खत्म। जी। क्रिश्चियनिटी में ये सब भी नहीं होता, इस्लाम में ये सब नहीं होता। हाँ भाई, तुम इससे शादी करना चाहते हो? हाँ, कितने पैसे दोगे ये बताओ, और तुम्हारी शादी हो गई। चर्च में वो कहता है तुम इसको पत्नी स्वीकार करते हो? बोले हाँ ठीक है, तुम्हारा शादी हो गई। तो सबके यहाँ शादी और प्रक्रिया फर्क थी, तो वो हम्म। प्रक्रियाओं के तौर पे अब, जी। क्योंकि इस्लाम में साइंस, और इस्लाम में और इसमें क्या कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में और बाकी सब धर्मों के अंदर जो है, कोई भी साइंटिफिक पार्ट नहीं था, जी। क्योंकि उनके यहाँ ऋषि ही नहीं था। हम्म। उनके पूरे सिस्टम में ऋषि नहीं था, उनके पूरे सिस्टम में पैगंबर थे। पैगंबर और ऋषि दो अलग अलग चीजें होती हैं। हम्म। ऋषि साइंटिफिक रिसर्च करता है, और उस साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस पे कुछ चीजें फाइनलाइज होती हैं। तो हम्म। हमारे यहाँ वो जो साइंटिफिक डॉक्यूमेंट जो था,
उसके जी अंदर उस डॉक्यूमेंट को बोला गया, जो साइंटिफिक के तौर पे पूरा इकट्ठा करा था। एक जी सेकेंड। उसको बोला गया वेद, जिसमें सारी की सारी साइंस का मटेरियल था। इस एक वेद के अंदर चार पार्ट थे। पहला पार्ट था आपका ऋग्वेद, दूसरा पार्ट था यजुर्वेद, तीसरा पार्ट था सामवेद, चौथा पार्ट था अथर्ववेद। इसके जी अलावा ये ऋग्वेद से एक उपवेद बनाया गया। अब यहां से हमारी साइंस गड़बड़ होनी शुरू हो गई। हमने जी वेस्टर्न सिस्टम को फॉलो करते करते किसी ने हमारी परिभाषाओं को चेंज कर दिया। उसने बोला वेद चार ही हैं। वेद चार नहीं थे, वेद नौ थे। उसमें से जी एक वेद था, उसका नाम था धनुर्वेद। एक वेद था आयुर्वेद। एक वेद था गांधर्व वेद। एक वेद था अर्थशास्त्र। और एक वेद था ब्रह्मवेद। ठीक है जी। जी अब ये जो ऋग्वेद था, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट्स थे, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन था। ये जो यजुर्वेद था, ये प्रॉपर्टीज थी, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन था। ये जो गांधर्व वेद जो था, ये एक्शन जो थे, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन था। और ये जो अथर्ववेद था, ये रिलेशनशिप्स था। सो ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज, एक्शन और रिलेशनशिप। अब ऑब्जेक्ट्स की एप्लीकेशन को क्या कहते हैं? सारे ऑब्जेक्ट्स की एप्लीकेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम उसको बोलेंगे कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स की जो एप्लीकेशन है, इसको इंजीनियरिंग बोल देते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज है, इसकी एप्लीकेशन को क्या बोल देते हैं? बोले इसको मेडिसिन बोल देते हैं। ये जो एक्शन जो है, जितने भी एक्शंस हैं, उसकी एप्लीकेशन को क्या बोलेंगे? बोले इसे म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स बोल देते हैं। और ये जो रिलेशनशिप है, इसकी एप्लीकेशन को क्या कहेंगे? इसको जियोपॉलिटी इकोनॉमी कह देंगे। और ये जो ब्रह्मवेद है, इसको क्या कहेंगे? बोले इसे उपनिषद कह देते हैं। तो ये जो टर्म थी, इनकी फर्स्ट टर्म जो थी, उन सबको इकट्ठा कर लेते हैं। तो मेरे पास जी ऋग्वेद में री था, यजुर्वेद में य था, सामवेद में स था, और अथर्ववेद में अथ। अथ टर्म यूज होता है बेसिकली विसर्ग के लिए। और किसी ने स जो है वो षटकोण के श को स कर सा के तौर पे बोल दिया। जैसे आप ये बिहार में, उड़ीसा में क्या देखते हैं? वो सा को शाह प्रोनाउंस करते हैं, शाह को सा प्रोनाउंस करते हैं। वहां पर एक कम्युनिटी होती है, उसको मैथिली ब्राह्मण कहते हैं। तो मैथिली ब्राह्मण जो है, टिपिकली आप उनको देखेंगे, वो स को श प्रोनाउंस करेंगे, श को स प्रोनाउंस करेंगे। तो वो कम, मतलब वो जो कम्युनिटी है मैथिल ब्राह्मण्स की, वो सबसे पुरानी कम्युनिटी है। बिकॉज वो राजा जनक के टाइम से वो फैमिलीज वेद और उस प्रक्रिया पे काम कर रहे थे। तो वो जो वेद पे काम करने वाले लोग थे, उनको वेद पता था। तो जब हमारे यहाँ कल्चरल इन्वेजन हुआ, तो किसी ने स को श और श को स कर दिया। ये इंटरचेंज हो गया। जी और पूरब में तो ये आपको बहुत कॉमनली सुनने को मिलेगा। आप नेपाल में देखेंगे तो वहां देखेंगे कि वहां पे प्रत्येक व्यक्ति शाबजी शाबजी जी शाबजी, वो सा जी को श प्रोनाउंस करते हैं। जी और नेपाली ब्राह्मण्स जो है बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं। ऐसा नहीं है कि जी उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में कोई कमी होती है। रादर हम्म, हमारे पूरे भारत, मतलब विश्व में जो है, एक ही देश है नेपाल, जो हिंदू राष्ट्र के तौर पे था।
तो वो वहां पे राजघराने के मर्डर होने के बाद में वहां पे कम्युनिज्म फैलना शुरू हो गया, जो चाइना ने शुरू कर दिया। बट ये जितने भी देश थे, ये धीरे धीरे भारत को भारत की विरासत से दूर लेकर जा रहे थे। जी ठीक है। तो जो हमारे यहाँ प्रक्रियाएं थी, अब मैंने क्या करा, मैंने इसको जब देखा तो मैंने कहा, अरे ये तो षटकोण का शाह था, ये जी ऋषि वाला री था, ये य जो है इससे ई आ गया और ये विसर्ग आ गया। तो ऐसे करके मुझे पहली बार श्री पता चला, टर्म। हम्म तो श्री जब टर्म आप लिखते हो तो ऐसे लिखते हो। हम्म और ये श्री जो है, इसको संस्कृत में लिखेंगे तो श्रीम और ह्रीम का कॉम्बिनेशन जो है, ये श्री बनता है। तो पुरानी जितनी भी आप किताब देखोगे जो 1950 से पहले की हैं, वो उन पे हर एक किताब के ऊपर कवर पेज पे श्री लिखा मिलेगा आपको। बाद हम्म में जो टर्म था, उसमें हमारे यहाँ ओम आ गया, और हम्म भारत में आर्य समाज की उत्पत्ति हो गई। तो हमारे जितने भी धार्मिक टेक्स्ट थे, उन सब में जी ओम को प्रधान बनाकर वो शुरू करा गया। ओरिजिनली जी जो टर्म था वो श्री था। और हम्म जब मैंने इस श्री को देखा और मैंने इस पे रिसर्च करी, तो ये षटकोण का श प्लस क्षत्रिय वाला क्ष, इसका हाँ क्यों कॉम्बिनेशन के तो तौर पे था, जिसको हाँ हम इस श्री प्रकार से लिखते हैं, श्री। हम्म मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? जी तो शिव के जब बारे में भी बताया गया है, मतलब कहीं पे पढ़े, मतलब पढ़ाई गई थी वो, मतलब दे शक्ति के स्वरूप है। जैसे षटकोण के स के बारे में लिखा गया कि शिव के स्वरूप है, वैसे श के बारे में लिखा गया कि वो मतलब शक्ति के स्वरूप है। हाँ, मैं वो भी आपको, मतलब जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है इस पूरी सिचुएशन का, मैं वो भी बता देता हूँ। मेनली क्या है कि अगर हम सिर्फ सामने वाले की थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, तो हमारे जी पास से बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। जी षटकोण का श और क्षत्रिय वाला क्ष, हमारे जी शरीर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट कौन सा है, बॉडी फंक्शन कौन सा है? हार्ट। बोलते जाइए, जो भी आपको लगता हो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है। क्या बोला था हार्ट। आपने? हार्ट। और हार्ट। कोई नेक्स्ट गेस? सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेन। फंक्शन क्या है शरीर के भीतर? और बाकी मतलब किडनी, लीवर, ब्रेन और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, कि जिसके बिना तो कोई काम चल ही नहीं सकता? बाकी सबके बिना काम चल सकता है, इस चीज के बिना काम ही नहीं चल सकता। लंग्स, ब्रेन। हमारे शरीर के भीतर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेलुलर रिप्रोडक्शन। अगर सेलुलर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, जी तो मैं एक से अनेक होऊंगा ही नहीं। हाँ मैं मैं अपने आप को क्या मानता हूं, मैं 100 ट्रिलियन सेल जो हैं वो एक साथ चल रहे हैं, जी दौड़ रहे हैं। मैं अगर दौड़ूंगा तो वो भी दौड़ेंगे। तो सारे के हम्म सारे एक साथ, और एक है जो उस पूरी पावर को बांधे हुए है। वो 100 ट्रिलियन सेल बंधे हुए हैं एक साथ एक जगह। उसी तरह से एक पृथ्वी है, पृथ्वी के जितने भी पार्टिकल हैं वो एक साथ घूम रहे हैं। कितने पार्टिकल हैं पता नहीं। हम्म। वही उसी मतलब तरह एक से जगह पे भी बताया गया है कि मतलब उस ब्रह्मांड का अगर मतलब कॉन्ट्रैक्शन करके कुछ पेश किया जाए तो वो ह्यूमन बॉडी है, मतलब जो मैक्रोकॉस्म और वो माइक्रोकॉस्म मॉडल से की बात हो गई। बात है। हाँ वो मॉडल की बात हो गई। मेरा जी मतलब सिर्फ कहने का ये था कि जी किताबों में सबने अपने अपने अलग अलग मॉडल लिखे हैं। जी मैं सिर्फ उस मॉडल को आइडेंटिफाई करने की बात कर रहा हूं। जी क्या मैं उसको सिंपल भाषा में किसी को भी समझा सकता हूं? तो हाँ सेलुलर रिप्रोडक्शन जो है, हाँ उसको षटकोण के श से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ और पावर टू डू सेलुलर रिप्रोडक्शन,
हम्म, उसको क्षत्रिय वाले क्ष से शक्ति कहेंगे ना। पावर किसको हम्म, कहते हैं? शक्ति को। कर सकते हैं। तो कोई अज्ञात चीज है, अज्ञात शक्ति है, जिससे हमें पता चलता है कि एक सेल दो हिस्सों में बट गया, उसको माइटोसिस, मियोसिस, ये बायोलॉजी में बोलते हैं। हम्म, तो जो वेस्टर्न साइंटिफिक सिस्टम है, पता तो उन्हें कोई भी चीज नहीं है, बट उन्होंने हर हम्म, चीज का नाम रख रखा, हर चीज की प्रक्रिया बता रखी है, और हर चीज में वो कैसे हो रही है इसके बारे में उनको भी जानकारी नहीं है। तो हम्म, कहानियां बहुत सारी हैं। तो जैसे ईस्टर्न सिस्टम में बहुत सारी कहानियां हैं, ऐसी वेस्टर्न सिस्टम में भी बहुत सारी कहानियां हैं। हर कहानी का साइंटिफिक प्रक्रिया की बात करने के लिए एक अजम्पशन सिस्टम है। मैं मेरी बात जी समझा पाया? जी। तो पर अगर मुझे सिंपल भाषा में आपको कोई चीज समझानी हो कि आप इस पूरी प्रक्रिया पे ध्यान लगाकर सोचो, तो मैं कहूंगा जी, सबसे पहले अगर आप अपने बारे में सोच रहे हो और आप अपने आप को एक सेल मानते हो कि आपके शरीर के अंदर 100 ट्रिलियन सेल है, तो एक सेल को पहले बात करते हैं, 100 ट्रिलियन की गिनती बाद में देखेंगे। अब जब हम एक सेल की बात कर रहे हैं, तो वो सेल इतने सारे सेलों में कैसे बटा? बोले जी, सेलुलर रिप्रोडक्शन होता है एक चीज। हम्म, हम्म, अब सेलुलर रिप्रोडक्शन में कुछ ना कुछ ऊर्जा तो खर्च होगी हर बार के कुछ तौर भी। पे। उस हाँ। ऊर्जा को शक्ति कह देंगे। तो यहां से मेरे दो टर्म आई, एक शिव और एक शक्ति। क्यों? क्योंकि मैंने बात करनी शुरू कर दी अपनी बॉडी की बजाय इस यूनिवर्स के फर्स्ट पार्टिकल पर, हम्म, कि ये पूरे ब्रह्मांड की बात तो हम कर रहे हैं, पर अगर पूरा ब्रह्मांड एक पार्टिकल भी मान लेते हैं, जो पहला कण है, हम्म, उस पहले कण के बारे में जब हम जानते हैं, तो वो पहला कण जो है, उसके अंदर दूसरा कण को उत्पन्न करने की शक्ति है। हम्म, तो ऐसे करके मैंने पहले कण से दूसरे कण के तौर पे शार्क को देखा। और हम्म, मैंने, क्योंकि इस पूरे शरीर को मैं देख रहा हूं भाई, आप कैसे सोचोगे भाई? आपसे कोई पूछे कि भाई आपके हम्म, अलावा इस पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं है, तो आप नहीं, बोलोगे नहीं, मेरे हस्बैंड है, मुझे पता है। हम्म, हमारे यहाँ क्या हुआ कि ये जितने भी लोग थे, इन्होंने अपनी अपनी थ्योरी डाली, और किसी ने बोला कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है, उसमें पुरुष प्रधान है या स्त्री प्रधान है। हम्म, तो आप अगर ये कहोगे कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ स्त्री है या पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ पुरुष है, तो दोनों हम्म, ही स्टेटमेंट गलत होंगे ना। हम्म, तो वो पुरुष और स्त्री दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं, साथ साथ है। हम्म, तो आप कहोगे कि आपके थ्योरी का बेसिस क्या है? हम्म, तो आप कहोगे भाई, मैं पैदा हुई हूं तो मेरे मम्मी पापा है ना, मेरे को अकेले पापा हम्म, ने नहीं पैदा करा, अकेले मम्मी ने नहीं करा। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं हूं तो पीछे से भी। तो हमारे यहाँ जो लोग थे, उन्होंने थ्योरी में बोला कि ये जितने भी हैं, सबसे पहले पुरुष और सबसे पहले स्त्री, हम्म, ऐसे करके ये कहानी शुरू हुई थी। हम्म, तो क्रिश्चियनिटी में उसको आदम और हव्वा कहते थे, और हम्म, इस्लाम में कुछ और कहते थे, बट हमारे यहाँ जो है उसको ईश्वर कहते थे। और वो जो ईश्वर था पुरुष रूप में, हम्म, कोई उसको विष्णु कहता था, कोई शिव कहता था, और कोई ब्रह्मा कहता था। और इनके काउंटर पार्ट थे, एक को लक्ष्मी कहते थे, एक को सती कहते थे, और एक को सरस्वती कहते थे। ठीक है जी। हम्म, तो हमारे यहाँ क्या था कि पूरी कहानियों के बंडल बने हुए हैं, और हम्म, वो कहानियां जो हैं, उसका पूजा से संबंध है, साइंस से संबंध नहीं है, ऐसी मान्यता है। हम्म, तो मैंने जब ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ा, तो मैंने इसके साइंटिफिक पार्ट को जो है उठा लिया, और इसके पूजा वाले पद्धति के जो पार्ट थे उसको कम कर दिया।
तो मैं मेरे शरीर में अगर 100 ट्रिलियन सेल्स को देख रहा हूं, तो मैं जी मेरे शरीर के अंदर आत्मा को भी देख रहा हूं। फिर जी मैं अपनी पत्नी के शरीर के 100 ट्रिलियन सेल्स को देख रहा हूं, तो उसकी भी आत्मा को देख रहा हूं। जी तो एक पुरुष आत्मा हो गई और एक स्त्री आत्मा हो गई। जी ऐसे करके हुआ ना। और फिर जब जी मैं अपनी संतान को देखता हूं, तो वो संतान की एक आत्मा हो गई। तो मैंने जो सोचने का अपना तरीका बनाया वो ये बनाया कि ये तीनों जगह आत्मा ही आत्मा को उत्पन्न कर रही है, आत्मा से आत्मा उत्पन्न हो रही है। ये कहानी क्या है? ये कौन है जो इस 100 ट्रिलियन सेल्स के बंडल को उठा रहा है? कोई तो है ना जो इसको इस हाँ तो इस टर्म को बोला गया योगः कर्मसु कौशलम। मतलब ये कौन है जो इस योग योग कहते हैं, योग हम्म एक्सरसाइज को नहीं कहते। योग कहते हैं प्लस, कंटिन्यूस प्लस करते जाते हैं तो बन जाता है मल्टीप्लिकेशन, कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बनता है एक्सपोनेंशियल, कंटिन्यूस हम्म एक्सपोनेंशियल करते हैं तो बनता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन उसी के पैरेलल प्लस के ऑपोजिट माइनस, मल्टीप्लिकेशन के ऑपोजिट डिवीजन, एक्सपोनेंशियल के ऑपोजिट लॉगरिथम्स, इंटीग्रेशन के ऑपोजिट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हम्म तो अगर मैं प्लस की बात कर रहा हूं तो प्लस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हम्म कौन है जो इन 100 ट्रिलियन सेल के इंटीग्रेशन, मतलब एक सेल के जिसकी लिमिट जी 0 से 100 ट्रिलियन है और मे बी हम्म मोर, तो हम्म इसको, इस एफएक्स को कौन धारण कर रहा है? हम्म, जी ठीक है। तो ऐसे करके मैंने पहली बार अपने आप को उस सेल की बजाय उस आत्मा के डोमेन से कनेक्ट करा। हम्म तो अगर मेरे शरीर में एक आत्मा है जिसकी वजह से मैं लिविंग लग रहा हूं, जैसे ही मेरे शरीर से आत्मा बाहर निकली मैं नॉन लिविंग में कन्वर्ट हो गया। मुझे हम्म लोगों ने उठाया, जलाया, जो मर्जी करा, तो वो तो नॉन लिविंग वाले पार्ट के तौर पे था, बट मैं वो पूरी चीज का पार्ट एंड पार्सल था। मैं हम्म थोड़ी देर शरीर से बाहर गया, वो शरीर खत्म हुआ, फिर मैंने नया शरीर लिया। हम्म, फिर जो है नई आरती ढूंढी, फिर नए बच्चे ढूंढे। फिर मैं ऐसी करके मैंने 15,000 जन्म जो हैं जी उसको निकाले। अब अगर मेरे 15,000 जन्म है तो आपके भी 15,000 जन्म हो गए। जी किसी भी जन्म में ऐसा हुआ होगा कि हम कहीं पर जो है किसी पेड़ के नीचे मैं साधु बन के बैठा हूंगा, आपने जो है देखा कि ये साधु बैठा है, यहाँ पर जो है 2 सेब केले रख दो और आगे बढ़ो। तो उसने कहा बच्चा रुक जाओ, बताओ तुम्हारी कोई जिज्ञासा हो? बोले जी मैं जानना चाहती हूँ कि ये ये है क्या कहानी। तो ऐसे करके ये कहानी हम सबकी लाइफ की चल रही है। हाँ मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? हम्म हम जिस डोमेन में घूम रहे हैं वो फिजिकल बॉडी की डोमेन है। जी हम उससे सारी चीजें नाप तोल रहे हैं, बट एक स्पिरिचुअल बॉडी के डोमेन है जिसको हम आत्मा कहते हैं, या हो सकता है इसका नाम भी कुछ और हो। बट हम हाँ आत्मा के टर्म्स में बात नहीं कर रहे। तो जितने भी उपनिषद आप पढ़ रहे हो जी उसमें इस आत्मा की चर्चा है। जितने भी जी उपनिषद है, हम्म जितने भी वेद है, जितने भी जी तंत्र हैं, किसी जी को भी आप पढ़ेंगे देखेंगे इसमें केवल इस आत्मा की चर्चा हो रही है। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? जी अब जब आप ये कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ें, चाहे रामचरितमानस पढ़ें, तो उसके अंदर राजा राम नहीं है, एक ईश्वर राम है जो सबका हम्म ईश्वर है। ईश्वर का काम क्या होता है? न्याय करना और दंड देना। ये ईश्वर के फंक्शन है। जी किसी भी स्थिति में न्याय की जिम्मेदारी किसकी है? आपके घर में दोनों बच्चे आपस में लड़ पड़े, ये चीज मेरी है, ये चीज मेरी है, तो आप जो है, आपको ईश्वर क्यों कहेंगे?
क्योंकि आप हम्म। न्याय कर रहे हो। अगर आप दोनों बच्चों में पार्शियलिटी कर लो तो आपको हम्म। भी गाली देंगे वो, हम्म। 5 सेकंड ही लगाएंगे। जब तक जी। आप न्यायप्रिय रहोगे और जी। जिसकी गलती है केवल उसी को पनिश करोगे, कोई पार्शियलिटी नहीं करोगे, तब तक जी। ये मेरी माँ जो है ये ईश्वर के जैसी है, ये मेरे पिता जो हैं ईश्वर के जैसे हैं। जैसे ही जी। आपने पार्शियलिटी कर दी, बस जी। फट से जो है इंसान जो है वो गाली देना शुरू कर देगा। जी। तो पूरी दुनिया में जो परफेक्ट न्याय करता है उसको ईश्वर कहते हैं। तो जब लोगों ने देखा कि अरे ये तो ईश्वर परफेक्ट न्याय करता है, तो बोले हम्म। देखो इसको, राम को देखो, ये तो किसी के घर में पैदा हुआ है, लेकिन देखो कितना परफेक्ट न्याय करके आया, रावण को मार भी दिया हम्म। और वहां से राज्य भी नहीं लिया। ये कृष्ण को देखो, इसने कंस को मार भी दिया, कंस का राज्य भी नहीं लिया। ऐसे करके तमाम लोग जितने भी हुए उन्होंने न्याय की स्थापना करी। पर वो जी। फिजिकल बॉडी थी, पर वो फिजिकल बॉडी के अंदर भी एक आत्मा थी ना। तो हाँ। जिस आत्मा ने परफेक्टली न्याय को चुना उसको हम जी। ईश्वर कहते हैं, जिसने प्रत्येक स्थिति में केवल न्याय करा। हम्म। तो उसकी आत्मा को हम क्या बोलेंगे? ईश्वर बोलेंगे। तो विष्णु जी जो हैं वो इस अखिल ब्रह्मांड में प्रत्येक पार्टिकल के साथ में न्याय कर रहे हैं। और जी। उनके बारे में जो स्टोरीज है वो वेद पुराण उपनिषद हम्म। ऐसे करके दे रखे हैं। बट ये जी। जितने भी पुराण उपनिषद तंत्र, ये सब का क्यूमुलेटिव फॉर्म जो है उसी को वेद कहते हैं। तो हमारे यहाँ क्योंकि ब्रिटिशर्स थे तो, और उनसे पहले मुगल थे और उससे पहले और भी बहुत सारे ये जैन बौद्ध ये सारे थे, तो इनके पूरे सिस्टम को कोई पूछता भी नहीं था। तो इन्होंने क्या जी। करा, हमारे धर्म ग्रंथ को गड़बड़ कर दिया जी। और सबके पार्ट्स पार्ट्स बना दिए। जी। ठीक है ना? तो इतने पार्ट बना दिए, इतने पार्ट बना दिए कि हम ओरिजिनल मूल स्वरूप स्वरूप को भूल गए। जी। ये हमारे साथ परेशानी हुई है। तो जब आप पढ़ें कोई सा भी धर्म ग्रंथ, तो जितने हम्म। पॉइंट्स मैंने आपको बोले उन सबको हम्म। ध्यान में रखते हुए, अगर उस पे कोई पॉइंट पर नेगेटिव लाइन लिख रहा है कोई, हम्म। इसमें ये कमी है इसमें वो कमी है, फट से समझ लीजिए कि ये जो कमी निकालने वाला जो है वो कोई हम्म। फॉरेनर है। जो प्रत्येक चीज का क्वालिटी बता रहा है वो भारतीय है। हम्म। क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी स्थिति में दोष देखा ही नहीं जाता था। जी। तो जब कोई आपके सामने बोलता है अरे राम तो बहुत ही खराब आदमी थे, उसने तो जो है साहब अपनी प्रेग्नेंट घरवाली को ही छोड़ दिया, तो आप समझ लो कि अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है जी। वो फालतू आदमी है, काम का जी। नहीं है। जहां पर भी मीनिंगफुल पार्ट है हम्म। वो ईश्वर का स्वरूप है। तो मैं इस तरह से काम करता हूं, हर जगह जो क्वालिटी होती है हम्म। उसको पकड़ता हूं। अब कोई बोलता अरे कृष्ण, अरे बहुत ही साहब सीटीबाज आदमी था, हर समय उसकी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड रहती थी, जहां जाता था वहीं दो शादी कर लेता था। ओ, तो अगर कोई व्यक्ति ये इस तरह से देख रहा है, बोल रहा है, बात कर रहा है, इसका मतलब हम्म। वो फालतू आदमी है। जी। ठीक है ना? तो जी। आपको फिर धीरे धीरे फिल्टर करने में आसानी होगी, हम्म। किसमें क्या कमी है किसमें क्या कमी नहीं है। हमारा काम जजमेंट का नहीं है, ऑब्जर्वेशन का है। जी। क्यों? हमारे को कोई पूजा थोड़ी करनी है, हमें तो साइंस ढूंढनी है। हम्म। इसके पीछे साइंस क्या है? साइंस का मतलब क्या होता है? विज्ञान। विज्ञान किसको कहते हैं और साइंस किसको कहते हैं? दोनों अलग अलग टर्म है। ज्ञान कहते जी। हैं संबंध को, जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है उसके बीच के संबंध को हम ज्ञान कहते हैं। जिस जी। संबंध से हमें ईश्वर का पता चले उसको विज्ञान जी। कहते हैं।
तो हमारा काम है विज्ञान की खोज। जी। हमारा और कोई काम नहीं है। हम थोड़ी राम का कृष्ण का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने आए। हम्म। उस टाइम पर साइंस कैसी थी, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें थी, वो उन किताबों में कितना पार्ट लिखा गया है, कितना समझ में आया, कितना और समझना जरूरी है, हम तो उसके लिए आए हैं ना। जी। तो मेरे अप्रोच में और किसी भी दूसरे व्यक्ति के अप्रोच में केवल इतना फर्क है, मैं पूजा नहीं कर रहा, ना ही मैं हम्म। किसी को पूजा पद्धति बताने आया कि अच्छा आप घंटी ऐसे बजाइए, दीपक ऐसे जलाइए, ये ऐसे करिए। वो मेरा पार्ट नहीं है। मेरा पार्ट क्या है कि क्या इस पूजा पद्धति के अंदर कोई विज्ञान है, अगर है तो मुझे वो विज्ञान सबसे कनेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है आपके बच्चे की तबीयत किसी दिन खराब है, खांसी जुकाम बुखार है, आपने एक मंत्र कागज पे लिखा, उसकी ऊर्जा उठाई, बच्चे में डाली, फट से बच्चा जो है उसका खांसी जुकाम बुखार गायब हो गया। क्या ये वैज्ञानिक है प्रक्रिया? विज्ञान का मतलब क्या इसका संबंध कोई ऐसी प्रक्रिया से है जो अभी तक अज्ञात है? तो मैं उस प्रक्रिया को खोजने में, ढूंढने में, बताने में मदद कर रहा हूं। जी। तो मेरा जो पहला पार्ट था वो ये था कि जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जिस पुस्तक जी। से पढ़ते हैं, उस पुस्तक जी। को वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, तंत्र कहते हैं, हम्म। यंत्र कहते हैं, मंत्र कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, वो उसका अर्थ क्या है, उसके तात्पर्य को जानना समझना, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। जी। तो जब आप डीपर प्रोसेस में जा रहे हैं, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद, तो जी। उसमें बृहद लिखी हुई है टर्म। तो ऐसे करके जिसमें तीन पार्ट हो गए। एक पार्ट है उसको उपनिषद कहेंगे, एक पार्ट आरण्यक कहेंगे, एक पार्ट कहेंगे बृहद। तो द और हम्म। अ की संधि होने पर दा हो गया। तो हम्म। बृहदारण्यक उपनिषद, हम्म। ऐसे करके जी। टर्म बन गई ना। तो जब जी। आप इसके इलेबोरेशंस पढ़ेंगे, तो इन जी। एक एक शब्द को उठाकर देखिए, तब आपको अलग अलग चीजें पता चलेंगी कि ये जो ब्रह्मांड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जी। इस ब्रह्मांड में जो ब्रह्म लिखा हुआ है और जो ब्रह्मा है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो जब आप, और जो आप पढ़ रहे हैं वो किसी दूसरे के ट्रांसलेशन है, तो हाँ। हमेशा किसी पुस्तक को एक या दो रेफरेंसेस से पढ़िए, और वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं उसको देखिए, या फिर उसके संस्कृत को देखिए। मैं तो आपको संस्कृत भी पढ़ा दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत की चीज नहीं है। बट देखने की अपनी नजर को पहले चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जी। ऑब्जेक्टिव क्या था, इनिशियली मैंने आपसे पूछा कि मैडम आप क्यों ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो? आपने कहा जी मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही थी, एस्ट्रोलॉजी पढ़ते पढ़ते मैं ये यूनिवर्स के और इसके मोशन और इसके बाकी चीज़ों से कनेक्ट हो गई। तो मेरी एक क्यूरियोसिटी हो गई कि ये पूरी कहानी है क्या। जी। और आप इसको जिस तरह से वीडियोस में अपना बता रहे हो, तो आपके वीडियोस को देख देख कर मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि मैं इस सब्जेक्ट को डायरेक्ट समझना चाहती थी। आपके वीडियो के लेक्चर मैंने काफी सारे देखे हैं। जी। यही पॉइंट से हमने शुरू करा था। जी। तो अब हम इसी प्रोसेस से कल से अपनी क्लास को शुरू करेंगे। जी। ठीक है। जी। तो ये मेरा पार्ट था जो मैं कहना चाह रहा था कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपके पढ़ने में हर स्टेप में आपका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जी। लेवल 3 के बाद जब हम लेवल 4 जी। करेंगे, उस जी। टाइम पर हम कोई भी एक एक टेक्स्ट बुक उठाएंगे और उसके एक जी। एक पार्ट को आप पढ़ेंगे। जैसे आजकल मैं, जो मेरा सुबह का जो बैच है उसमें मैं तंत्र आज तंत्र पढ़ा रहा हूँ। ऐसे ही आप जी। कोई से भी अपनी रैंडम बुक चूज कर सकते हो। जी। जो कुछ भी मुझे समझ में आता है वो मैं आपके साथ में शेयर कर लूंगा, जी। सब्जेक्ट टू दी सिचुएशन कि आप उसमें क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, तो पढ़ने की हम्म। अप्रोच में क्या क्या चेंजेस करने हैं। ऐसे करके डे बाय डे हम उसको टेकअप कर लेंगे।
जी। ठीक है जी। तो आज यहीं पे